अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर इकोनॉमिक्स पेपर 2026 17 मई को जो हेल्ड हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी पहले एमसीक्यूज की तरफ। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपके सामने टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाया हुआ है। ये स्टार्ट में इंक्रीज होता है, ये विद डिक्रीजिंग रेट क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और जो मेरे लेक्चर्स हैं इसके कंज्यूमर बिहेवियर के, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि जो इसमें इंक्रीज भी आ रहा होता है डिक्रीजिंग रेट के साथ आ रहा होता है, जिसकी इसी वजह से इसका मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो नेगेटिव स्लोप होता है और वो लीनियर होता है। ठीक हो गया। तो इसमें जब टोटल यूटिलिटी आप इंक्रीज करेंगे डिक्रीजिंग रेट के साथ, इस पोर्शन में ये जो फर्स्ट पोर्शन है यहाँ तक ये मैंने ऑरेंज किया है। तो इस पोर्शन में जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग होगी, बल्कि ओवरऑल ये डिक्रीजिंग होगी पर ये पॉजिटिव होगी। बट उसने हमसे पूछा हुआ है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, और जो ऑप्शन दिए गए हैं इंक्रीज है, डिक्रीज है, कांस्टेंट है, वेरीज विद टाइम एंड सिचुएशन। तो इसमें जो डिक्रीज है ये नजर भी आ रहा होगा आपको, जो स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटी का वो डिक्रीजिंग स्लोप है। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, ये आखिरी इस पोर्शन की बात हो रही है। व्हेन टोटल यूटिलिटी फॉल्स, ये टोटल यूटिलिटी फॉल हो रही है। ये देखें जी, ये टोटल यूटिलिटी फॉल कर गई और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव है, ये मैंने इस रीजन में लिखा हुआ है। तो ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो वेरियस कमोडिटीज के ऊपर हम स्पेंड करते हैं और देखते हैं कि अगर इनकी मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, तो लॉ सेटिस्फाइड हो रहा होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है वो मोस्ट सूटेबल है। व्हेन कंजप्शन ऑफ बोथ गुड्स, इसको नॉर्मली हम टू कमोडिटी मॉडल भी कहते हैं लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी को, इस वजह से उसने बहुत कमोडिटी का जिक्र कर दिया है। यील्ड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से मुराद यहाँ पर जो डिफरेंट कमोडिटीज के ऊपर हमने जो स्पेंड किया है उनकी जो लास्ट यूनिट्स की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो आपस में इक्वल है। तो ये उस तरफ इंडिकेशन है। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो इधर मोस्ट सूटेबल है। जॉन हिक्स, जॉन रिचर्ड हिक्स वाज इकोनॉमिस्ट। जो जॉन हिक्स जॉन हिक्स का टेन्योर है, डेट ऑफ बर्थ 1904 से 1989 तक है। तो ये जो टेन्योर अगर हम देखें तो ये नियो क्लासिकल का टेन्योर भी है, फिर उसके अंदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी हैं और न्यू केन्जियन भी हैं, मॉनेटारिस्ट भी हैं। जो अगर इसकी प्रोफाइल्स को हम देखें तो इनका जो इसका जिक्र आता है वो ये है तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये मॉडर्न न्यू क्लासिकल है। ठीक हो गया। तो अब ये मॉडर्न न्यू क्लासिकल और अर्ली न्यू क्लासिकल के अंदर भी डिफरेंस है, वो आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि आगे भी एक एमसीक्यूज है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ब्रिटिश एंड न्यू क्लासिकल, ये ऑप्शन इसका मोर सूटेबल है। ए, ठीक हो गया। तो ये जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और जो डेट ऑफ दैट डेथ है उससे हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व 8081 में। तो ये है एजवर्थ। एजवर्थ की डेट ऑफ बर्थ है 1845 और 1926 में इसकी डेथ हुई है। ठीक है, आयरलैंड से इसकी डेट ऑफ बर्थ थी। और जो डेट ऑफ डेथ जहाँ इसकी डेथ हुई है वो इंग्लैंड में हुई है। तो जो इसका स्कूल ऑफ थॉट है वो न्यू क्लासिकल है। और इसका सी ऑप्शन, पांचवें क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हाँ जी, छठा एमसीक्यूज, ये जरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल यूटिलिटी कैन बी। अब न्यू क्लासिकल को मैंने यहाँ पर
इसको एमसीक्यूज को क्लियर करने के लिए, कार्डिनल अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो ऑर्डिनल अप्रोच के इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। इसमें ऑर्डिनल में हम प्लेटो का जिक्र आता है, हिग्स का जिक्र आता है, जैसे ऊपर मैंने कहा एलन का जिक्र आता है। ठीक हो गया। और अगर कार्डिनल में देखें हम, मार्शल है, वॉलरस है, जियोवॉन्स है, मेंजर्स है, ये पॉइनियर्स से कार्डिनल अप्रोच है। जैसे कि मार्शल को हम न्यू क्लासिकल कहते हैं, सबको पता है। ठीक हो गया। जियोवॉन्स है, ये भी न्यू क्लासिकल है। वॉलरस है, ये भी न्यू क्लासिकल है। ठीक है। और अभी ये जिस तरह मैंने हिग्स का बताया है, प्लेटो का, अगर इनकी आप बायोग्राफी को पढ़ें, इनको प्रोफाइल्स को पढ़ें, तो ये भी न्यू क्लासिकल ही हैं। तो अब ये भी न्यू क्लासिकल है, ये भी न्यू क्लासिकल है। इन दोनों न्यू क्लासिकल्स के अंदर फर्क क्या है कि ये अर्ली न्यू क्लासिकल है। ठीक हो गया। और जो ये बाद वाले हैं, जिस तरह हिक्स का मैंने आपको बताया कि जो इसकी डेथ है वो 1989 में, तो इनको मॉडर्न न्यू क्लासिकल कह देते हैं। ठीक हो गया। तो अब न्यू क्लासिकल भी जो वो कार्डिनल अप्रोच के हमें लगते हैं सपोर्टर, और ऑर्डिनल्स के में भी न्यू क्लासिकल के इकोनॉमिस्ट हमें मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल, यूटिलिटी कैन बी रैंक क्वालिटेटिवली, यानी कि क्वालिटेटिव का मतलब आईसी वो है, आईसी अप्रोच है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, ये भी इसमें मार्शिलियन अप्रोच की बात कर रही है, जिसमें हम यूटिल्स में इसको, यूटिलिटी को मेजर करते हैं। तो मेरे नज़दीक जो ए और बी दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो मोस्ट सूटेबल है। 7 है, द इंडिफरेंस द कन्वेक्स आईसी शोज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये जब हम बनाते हैं आईसी कर्व को, तो अगर हम इसको वाई एक्सिस की तरफ से देखें, तो यहाँ पर जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो ज्यादा होती है। इस तरह मैंने ये फर्ज किया हुआ है 4:1। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो ए ऑप्शन इसका जो डिमिनिशिंग वाला है वो करेक्ट होगा। द स्लोप ऑफ आईसी इज कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने सामने लिख दिया है। ठीक है। चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, एक्स को अगर आप एडिशनल यूनिट गेन करेंगे तो वाई को आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ये इसकी स्लोप सामने लिखी हुई है। और जो आईसी कर्व है उसकी स्लोप को हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 9 है, व्हेन प्राइस ऑफ टू commodity is given, budget line shows the purchasing power of the consumer। ये ऑप्शन करेक्ट है। द sufficient condition for two commodities of consumer equilibrium is, पहली कंडीशन होती है कि जो स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ एक्स ओवर प्राइस ऑफ वाई, और मार्जिनलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनलिटी ऑफ वाई, यानी कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की स्लोप इक्वल होनी चाहिए। इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो आईसी कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक हो गया। तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। 11 एमसीक्यूज है। Cross elasticity of demand of good is defined as the responsiveness of its demand due to change in price of another commodity। B option correct है। Arc elasticity is used when price is greater, और जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो स्मॉल चेंज को चेंज के लिए यूज होती है, और जो आर्क इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर चेंज के लिए यूज होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी ओवर एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइस। तो इसको हम पॉइंट पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इफ इफ इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो, ये सामने मैंने डिमांड कर बनाया हुआ है, इसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू जीरो है, वर्टिकल है, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो कर्व होगा, डिमांड कर्व, वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन द लॉन्ग रन यूजली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक। ठीक है, फुल इलास्टिक नहीं हो जाता, ये लॉन्ग रन में फ्लैटर कर्व होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो मोर सूटेबल है।
16 है। इफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 जब होते हैं, जब आपकी जो एक्सपेंडिचर है P मल्टीप्लाई बाई क्यू वो किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, या मैंने n लिखा है, फर्ज करें ये 100 के इक्वल भी हो सकते हैं, 200 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो आपका डिमांड कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये लिखा भी हुआ है मैंने, इलास्टिक इक्वल टू 1। इस सूरत में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो नेगेटिवली स्लोप होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 17 MCQ है। Margin revenue is defined as the change in total revenue resulting in selling additional unit या change in quantity। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है जी इसका, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर चेंज इन क्वांटिटी। तो बी ऑप्शन इसका चेंज इन टोटल रेवेन्यू वाला करेक्ट होगा। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर इलास्टिक, ये वाला जो रीजन होता है, इससे पहले पहले वाला, यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, और यहाँ पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है, जो हमारा यहाँ यह इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होता है, और जो मार्जिन रेवेन्यू होता है वो पॉजिटिव रीजन में होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जीरो से ऊपर ऊपर वाला, ठीक हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाती है, उसके बाद लेस देन 1 होती है, हमने ग्रेटर देन 1 की बात करनी है। तो यहाँ पर जो स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग, ये नजर आ रहा है आपको, टोटल रेवेन्यू की जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रही है, ये देखें इंक्रीज हो रही है। एंड मार्जिन रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव, और मार्जिन रेवेन्यू क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 19, लीनियर आइसोक्वांट शो द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका आइसोक्वांट बना हुआ है लीनियर, ठीक हो गया। इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। और इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इस वजह से इसमें आप सिर्फ और सिर्फ के से भी प्रोडक्शन ले सकते हैं, वही प्रोडक्शन आप सिर्फ एल्फ से भी ले सकते हैं, और जब मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। रिटर्न टू स्केल, स्केल का वर्ड लॉन्ग रन के लिए यूज होता है, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया, लॉ ऑफ रिटर्न है तो शॉर्ट रन है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है तो लॉन्ग रन है। तो ये एनालिसिस किसके लिए होगा, लॉन्ग रन के लिए, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो मोर सुटेबल है। 21, हाँ जी। एफिशिएंसी पैरामीटर इन प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए इज एंड लेबर एंड कैपिटल, जैसे कॉब डगलस में हम लिखते हैं, ठीक हो गया, लेबर के ऊपर 0.5 डाल देते हैं, ठीक हो गया, के ऊपर 0.5, और स्टार्ट में हमारे पास ए होता है, ठीक हो गया। जो ए होता है ना, ये एफिशिएंसी फैक्टर को शो कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक हो गया। और अगर फर्ज करें दो फर्म्स हैं, उनके पास लेबर और कैपिटल सेम है बट प्रोडक्शन में फर्क है, इट मींस कि उनकी जो इंटरप्रेन्योरियल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी है उसके अंदर डिफरेंस है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसका, ये करेक्ट है इसका, ठीक हो गया। तो ये जो मेरे लेक्चर्स हैं माइक्रो के इकोनॉमिक्स के, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मेरे लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को ना समझाया हो। और अगर आप उसमें आपको हिस्ट्री भी मिलती है, उसमें आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलते हैं, सब की सब चीज़ें आपको इजीली वहां से ये मिल जाती है। कॉस्ट फंक्शन आर ड्राइव, ये कॉस्ट फंक्शन भी मैंने आपको वहां पर ही इसी तरीके से, ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, नीचे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन से ही हम कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, ये मैंने डायग्राम समझाई भी हुई है। यहाँ पर देखें जी, कॉस्ट क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और कॉस्ट लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है, और कॉस्ट असल में फंक्शन किसका होता है, क्वांटिटी का होता है, ठीक हो गया। यहाँ पर क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, अब जो कॉस्ट है वो लेबर और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक हो गया। अब कितनी लेबर, कितनी क्वांटिटी, कितनी लेबर और कैपिटल चाहिए, ये हमें क्वांटिटी बताएगी, ठीक हो गया। ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी। तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं और मिरर इमेजेस हैं। और जो कॉस्ट फंक्शन है वो हम क्वांटिटी से ही ड्रॉ करते हैं। जो इसका मेरा कॉस्ट का लेक्चर है उसमें ये मैंने समझाया हुआ है रिचर्ड ई ब्लास की बुक से। इन ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, की डायग्राम बनाई हुई है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू
टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये बी ऑप्शन इसका, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ये ऑप्शन इसका ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला भी सामने लिखा हुआ। 25 MCQs। मैथमेटिकल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। यानी कि अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आ जाए या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों फार्मूले सेम है। क्योंकि यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। तो ये 25 MCQs हमने फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किए हैं। तो इसकी मैं 4 वीडियोस बनाऊंगा, 25 MCQs की। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।